हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीप्लस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ जनवरी मंथ की जो पीआईबी की कंपाइलेशंस है वो डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूज़ पूरे महीने में रिपोर्ट की गई है पीआईबी में और कौन कौन सी न्यूज़ आपके लिए जानना काफ़ी अहम है जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि कौन कौन से टारगेट ऑडियंस होंगे बेसिकली पीआईबी के लिए। तो वैसे एस्पिरेंट जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप में से जो लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या कोई भी ऐसे लोग जो गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए वीडियो सेशन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और एप्टीप्लस ने आंसर राइटिंग चैलेंज अभी स्टार्ट किया हुआ है। यू कैन पार्टिसिपेट। ये काफ़ी टाइम से चल रही है हमारी इनिशिएटिव्स, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं। और आप में से जो लोग मॉक देना चाहते हैं बेसिकली मॉक सीरीज के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। राइट, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से ज़्यादा जानकारी चेक कर सकते हो। और हमारा एक इनिशिएटिव है डेली एडिटोरियल एनालिसिस। ये भी डेली बेसिस पे आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, जहाँ पे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है जो आर्टिकल है वो मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो इसको भी आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं कि इस जो पीआईबी की जो कंपाइलेशन है उसमें मैं क्या क्या चीज़ें को आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने सेग्रीगेट किया है पूरे सेक्शंस को जनरल स्टडीज़ के पेपर के वाइज। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। 3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंडिया कि जो बाहर की कंट्रीज के साथ जो पार्टिसिपेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ वन लाइनर न्यूज़ भी बताऊंगा और जो मिसलेनियस न्यूज़ है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। राइट, तो शुरुआत करते हैं पहले जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के साथ, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी और इस तरह के सवाल अक्सर यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में पॉलिटी के सेक्शन में आपसे पूछ सकती है। राइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिसेंटली हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ने एक बेसिकली पोर्टल लॉन्च किया जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको पीपीआरटीएमएस सिस्टम भी कहते हैं, इन ऑर्डर टू इनेबल जो भी एप्लीकेशंस आएगी उनको ट्राई करने के लिए। ओके, सो दिस द मेन पर्पस इज टू इनेबल द एप्लीकेंट्स टू ट्रैक देयर एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, क्या उनका स्टेटस है जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाया हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, उनके लिए। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है फ्रॉम 1 जनवरी 2020, वो क्या करेंगे, वो अपनी जो प्रोग्रेस है दे कैन एबल टू ट्रैक इट, और वो अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, जो अपडेट्स हैं, उनको एसएमएस और ईमेल के थ्रू मिलता रहेगा। सो दिस इज इन द कोर्स इन द राइट डायरेक्शन। डिसीजन ली गई है तो जिस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की और इफिशिएंट करने की तरफ एक कदम है। राइट, उसके बाद कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो रेगुलेट करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की रजिस्ट्रेशन को। देखो, अगर बात करें इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो प्रोविजन उसके लिए कन्फर्ड है आर्टिकल में अंडर 324, जो सब सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 29A ऑफ द आरपीए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसके अंतर्गत ही पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड किया जाता है। राइट, और जो भी कैंडिडेट है, द कैंडिडेट सेटअप बाय political parties need to register with the election commission. ठीक है, election commission of India will get the preference in the matter of allotment of the symbol. जो भी free symbols है उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही दिया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने विल से कोई भी सिंबल को नहीं चुन सकते हैं। राइट, ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। दिस कैन ओनली बी डन थ्रू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट, नाउ नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या चीज़ें कि जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या है, ये भी कई बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, तो कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा क्लियर करते चलूँ साथ के साथ आपकी पॉलिटी के सेक्शन को भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उस पार्टी को वहाँ पे 2% ऑफ द सीट इन द लोकसभा चाहिए, या फिर जो टोटल 11 सीट है 3 डिफरेंट स्टेट से उनको चाहिए होगी। ठीक है, कितना, 2% इन लोकसभा, टोटल 11 सीट होनी चाहिए फ्रॉम 3 स्टेट। उसके बाद अगर बात करें ऐसे जो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली हो जहां पे टोटल 6% ऑफ द वोट्स इन 4 स्टेट, ठीक है, या इन एडिशन इट विंस 4 लोकसभा सीट्स। फाइन। और जो थर्ड क्राइटेरिया है टू बी अ नेशनल पार्टी, दैट अ पार्टी गेट रिकॉग्निशन इन द स्टेट पार्टी एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में
वो पार्टी स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तभी उस पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाज अगेन इन द न्यूज एंड क्वेश्चंस इससे भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फर्स्ट क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड? देखो पूरी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो न्यूज थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो था, दैट एम्स टू प्रोवाइड अ न्यू चैनल्स फॉर प्राइवेट फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, उनको फंडिंग के लिए एक चैनल बनाया गया। जिस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे उस समय उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस किया था एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ नोवेल बॉन्ड स्कीम। ठीक है, एज अ नोवेल बॉन्ड स्कीम इनको इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड को, टू चेक द रैम्पेड एंड अंडर टेबल कैश ट्रांजेक्शन। जो भी पर्दे के पीछे की जो ट्रांजेक्शन है, जो ब्लैक मनी इंडोर्स किया जा रहा है, उसको लेकर के ये सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किए के बाद अभी भी अगर मैं आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड अपने आप में एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सम एक्शन। उनका जो कहना है कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड में, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो नेम जो डिक्लेयर नहीं की जाती है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, वो एक अगेन कॉज ऑफ कंसर्न है। आगे मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड? देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड एक पीरियड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इन मैनर जहाँ पे प्रोमिशनरी नोट टाइप से उनको एक एसबीआई की तरफ से चीजें दी जाती है। तो इट इज एन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट where a citizen or कोई भी बिजनेस एंटिटी हो is eligible to purchase the bond from a specific branches of the स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के किसी भी शाखा से, किसी भी ब्रांच से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को परचेस कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हु इज एलिजिबल टू बाय द इलेक्ट्रल बॉन्ड? कौन से ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को परचेस कर पाएंगे? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड कैन बी परचेस्ड बाय अ पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति हो जो कि भारत का नागरिक हो, ही इज एलिजिबल टू बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड, राइट। फर्दर अगर ज्वाइंटली भी परचेस करना चाहता है इलेक्ट्रल बॉन्ड को, तो वो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस कर सकता है, राइट। अब दूसरी बात आती है कि कौन से ऐसे पार्टीज हैं जो एलिजिबल हैं उसको रिसीव करने के लिए। नो एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू रिसीव फंड थ्रू ईबी, दैट इज इलेक्ट्रिकल बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से कौन कौन से पार्टीज ले सकते हैं? तो ओनली पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सिर्फ उन्हीं पार्टीज को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसे दिए जा सकते हैं और किसी को नहीं, राइट। And the political parties that has secured not less than, mind my word, not less than 1% of the vote in the last poll general election in the House of the People, ठीक है, या legislative assembly, is eligible to receive such donations, ठीक है। तो ये दोनों criteria as a statement in the prelims examination can be asked। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूर्वोदय योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना थी बेसिकली, जहाँ पे ईस्टर्न रीजन को इंटीग्रेट किया गया है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ क्या है ये। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने पार्टनरशिप किया CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, और JPC के साथ इन ऑर्गेनाइजिंग अ पूर्वोदय एक्सक्लरेटेड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील हब। मैं एक एक करके ये चीज़ों को आपको क्लियर करता चलूँगा आगे। Now the creation of the such world class steel hub would significantly, जिनका इसका जो contribution होगा बहुत ही significant होगा, और it will propel the social economic development in the eastern region of the India। ठीक है, जो भी ईस्टर्न, जो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं भारत के, जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनके किस तरह से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए, उसको लेकर के कदम सरकार ने उठाया है, राइट। अब बात करें थोड़ा बैकग्राउंड की। जो ईस्टर्न स्टेट्स है, स्पेसिफिकली इसमें कुछ स्टेट्स को इंक्लूड की गई है, जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड कुछ नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश के जो स्टेट्स हैं जो टच कर रहे हैं, उनको भी लिया गया है। एंड कलेक्टिवली दे विल होल्ड 80% ऑफ द कंट्री आयरन। ये सारे स्टेट्स का मैं कलेक्टिवली बता रहा हूँ। और 100% जो कुकिंग कोल है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दीज नंबर ऑफ स्टेट, and they have a significant proportion of chromite, bauxite and dolomite reserves। ठीक है, तो this again can be a factual question from geography point of view। तो ज्योग्राफी से भी आप चीज़ों को देखते चलना। Now अगर एडिशनल बात करें तो जो रिच मिनरल रिजर्व हैं these states has a significant location advantages। Fine। Now the last point, that is there is a presence of major port। अगर मेजर पोर्ट की बात करें तो जैसे पैराडी पोर्ट है, हल्दिया है वेस्ट बंगाल में, राइट, वाइजैक,
Kolkata. So these are some of the important ports with 30% of the India major port capacity in ports के पास है. उसके बाद जो 3 मेजर नेशनल वाटरवेज है as well as strong road railway connectivity to most part of the country, ये सारे स्टेट से आती है. राइट नाउ जो इंटीग्रेटेड स्टील हब है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, उसके थोड़ी डिटेल में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. तो जो प्रपोज्ड इंटीग्रेटेड स्टील हब है जो इन काम पास करेगा बेसिकली उड़ीसा, जो मैंने आपको स्टेट बताया था, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ आंध्र प्रदेश स्टेट. ठीक है, दिस वुड सर्व एज अ टॉर्च बियरर टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव रखी गई है इस हब की, दैट वुड इनेबल अ स्विफ्ट कैपेसिटी एडिशन. एक स्विफ्ट एडिशन की जाएगी जहाँ पे ओवरऑल जो कम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाया जाएगा स्टील प्रोडक्शन में, बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एज वेल एज क्वांटिटी. तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ एक कदम लिया गया. और बात करें अगर इंटीग्रेटेड स्टील, तो ये 3 बेसिकली कोर एरियाज होंगे, इनके फोकस एरिया होंगे. फर्स्ट इज जो कैपेसिटी एडिशन थ्रू ईजिंग द सेटअप ऑफ द ग्रीन फील्ड स्टील प्रोजेक्ट. आपको पता है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या अंतर है? ओके, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वैसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसको स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, जहाँ पे कोई काम नहीं हो रखा है, अगर आप शुरुआत से काम करते हो तो उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं. अगर किसी काम में हमने रिनोवेट किया है, दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. तो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ों आपको क्लियर करते चलना है. नाउ डेवलपमेंट ऑफ द स्टील, जो स्टील क्लस्टर्स है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है, दैट इज वेल इन द डिमांड सेंटर्स. उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस तरह से लॉजिस्टिक्स की बात करें, जो यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ओके, दैट वुड चेंज द सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप इन द ईस्टर्न इंडिया. इन सारे स्टेट्स में कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा. उन लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, दैट वुड बी इंक्रीजिंग, दैट वुड बी ऑगमेंटिंग. राइट, नाउ मूविंग अहेड, स्टेप्स टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील. क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ऑलरेडी लिया हुआ है. तो एक पॉलिसी बनाई गई है जहाँ पे फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है फॉर द क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्टील क्लस्टर. फाइन. उसके अलावा इन एन एफर्ट्स टू ईज द कैपेसिटी, ग्रीन फील्ड रूट है, जो उसकी जो फ्रेमवर्क पॉलिसी इज बीइंग क्रिएटेड टू नो, जिस तरह से लैंड एक्विजिशन की बात करें, मटेरियल लिंकेजेस की बात करें, और जो रॉ मटेरियल है उन सारों को इंटीग्रेट करने की बात की गई है. इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से. राइट, एंड क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इज बीइंग आइडेंटिफाइड एंड क्रिएटेड एज अ वर्ल्ड क्लास मल्टी मोडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस दिस जोन. इस दिस जोन का मतलब हुआ ईस्टर्न जोन. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. और जेंडर स्टडीज पेपर 3 से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है जनवरी के महीने में, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा. तो जो फर्स्ट है दैट इज न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसको NEPS भी कहते हैं. राइट, BEA है, BEE बेसिकली उनके द्वारा ये रिलीज की जाती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी नोटिफाई किया है जो न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है फॉर एयर कंडीशनर्स के लिए, जो एयर कंडीशनर्स हम रूम में यूज करते हैं, उसके लिए एक न्यू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लाई गई है सरकार की तरफ से. एंड दिस वुड बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 30th of October 2019. ये ऑलरेडी चालू है, बट अभी क्या प्रेजेंट में है जो 24 डिग्री जो सेल्सियस है, दैट हैज मेड अ डिफॉल्ट सेटिंग टू द मैंडेटरी प्रोविजन फ्रॉम 1st of January 2020. राइट, तो सरकार ने क्या किया है, पहले जनवरी से 2020 से इसको मैंडेटरी कर दिया है कि दिस शुड बी द डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर. राइट, किसी भी एयर कंडीशन को, और BEE स्टार लेबलिंग प्रोग्राम होना चाहिए. राइट, अब BE है क्या, इस तरह से सवाल UPSC ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में 2016 में पूछा हुआ है क्वेश्चन इस पे. राइट, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेटअप की थी BE को बेसिकली 2002 में, तो प्रोविजन था फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत इसको बनाया गया था. नाउ द मेन मिशन ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी that are trusted on regulation of the market, and primary objective is to reduce the energy intensity, जो एनर्जी की इंटेंसिटी उसको कम की जाए, और ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट की जाए. तो इसी पे UPSC ने 2016 में ऑलरेडी MCQs वाले प्रीलिम्स में सवाल पूछ रखे हैं. राइट, एंड this will be achieved by active participation of all the stakeholders, resulting in the accelerated and sustained adaptation of energy efficiency in this all sectors of energy. Right,
कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ बैकग्राउंडर, जैसे कि जो बीई है दैट वाज लॉन्च्ड एज अ वॉलंटरी स्टार लेवलिंग प्रोग्राम, एक फिक्स्ड स्पीड रूम एयर कंडीशंस बनाई गई जिसको आरएसीज भी कहते थे 2006 में, एंड दिस प्रोग्राम हैव बिकम मैंडेटरी इन 2009। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के बैकग्राउंडर आपको लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप फ्रेमवर्क बना पाओ, राइट। एंड देयरफॉर 2015 में क्या हुआ, एक वॉलंटरी स्टार लेवलिंग प्रोग्राम बनाई गई जहाँ पे इन्वर्टर रूम को अगेन लॉन्च किया गया और जो मैंडेटरी प्रोविजन थी वो 2018 में कर दी गई थी। और जो बीईई स्टार लेवलिंग प्रोग्राम है फॉर रूम एयर कंडीशन हैज नाउ कवर बोथ फिक्स्ड एंड इन्वर्टर आरएसी, राइट। उसके अलावा एक फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट ऑफ द न्यू इनकम है, ये भी आपके लिए जनरल स्टडीज पेपर 3 में अहम है, जहाँ पे एनएसओ ने, जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में रिलीज की, जिसको एमएसओपीआई भी कहते हैं, ठीक है, उन्होंने रिलीज किया है। दिस इज द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑन द नेशनल इनकम बोथ एट द कांस्टेंट एंड करेंट प्राइस। तो ये ध्यान रखना, कई बार स्टेटमेंट आपसे पूछ ले जाएगा कि सिर्फ कांस्टेंट प्राइस पे या सिर्फ करेंट प्राइस पे, तो दोनों पे है ये, राइट। जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1920 के लिए है, अलॉन्ग विद द कोरस्पॉन्डिंग एस्टिमेट्स जो है, जो एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स है या फिर जो जीडीपी के, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें, राइट। नो क्या क्या सेलिएंट फीचर हैं इसके, तो अगर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट की बात करें ऑफ द जीडीपी हैज़ बीन रिलीज इन अकॉर्डेंस विद द जो रिलीज कैलेंडर है नेशनल अकाउंट के, उसके अंतर्गत की गई है। सेक्टर वाइज एस्टिमेट्स बताई गई है यहाँ पे। तो जो इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जिसको आईआईपी भी कहते हैं, तो फर्स्ट 7 मंथ फाइनेंशियल ईयर के बारे में जिक्र है। उसके बाद जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स अवेलेबल अप टू द क्वार्टर एंडिंग बाय सितंबर 2019, और फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर, फाइन, एंड द लास्ट दैट इज accounts of the central and state governments. So these all things are there in the salient feature of the first advanced estimate of the GDP. Now अगर बात करें 2019 की, तो बजट जो estimate of the tax revenues as provided by the comptroller and auditor general, जो जिसको of accounts, so that has been estimated with the product करेंट प्राइस। तो ये बेसिकली CGA है, आप मैंने कैग बोला होगा, तो CG मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, और जो कैग है वो डिफरेंट है, राइट। तो कैग से प्लीज कंफ्यूज ना हो, ये कैग नहीं है, ये CGA है, राइट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नाउ Assam Inland Water Transport Project, this is again an important one. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ असम ने मिल के वर्ल्ड बैंक के हेल्प के साथ एक रिसेंटली एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। जो लोन एग्रीमेंट जो टोटल अमाउंट है दैट इज $88 मिलियन टू हेल्प मॉडर्नाइज द असम पैसेंजर फेरी सेक्टर्स, ठीक है। आपको पता होगा गुजरात में भी एक फेरी सेक्टर बनाया था सरकार ने, बट वो अगेन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है, आगे इम्प्लीमेंट हो सकी। तो अब उसी क्रम में एक तरह से असम को डेवलप करने की बात की गई है। एंड रन ऑन रिवर्स जो भी है दैट वुड बी इंक्लूडेड पूरे ब्रह्मपुत्रा के आसपास की एरियाज को, राइट। नाउ इसके बैकग्राउंड में अगर ब्रह्मपुत्रा सर्व एज एन आइलैंड, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द थाउजेंड ऑफ द कम्यूटर्स बोथ इन द अर्बन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों लोगों के लिए ब्रह्मपुत्रा वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के, जिसको AIWTP भी कहते हैं, इट विल हेल्प असम टू इम्प्रूव द पैसेंजर फेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स सर्विसेज एंड स्ट्रेंथन द कैपेसिटी टू इंस्टीट्यूशंस रनिंग लाइक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ऑलरेडी वहाँ बहुत ही एक्टिव मोड में ये चीज़ें काम कर रही है, तो सरकार ने एक पुश करने की कोशिश की है विद फिनेंशियल एड बाय द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट। नाउ क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट में, देखो दिस इज एन अलाइन स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग द वाटरवेज एंड प्रमोटिंग द रीजनल इंटीग्रेशन एंड मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, ठीक है। जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए इस तरह से कोशिश की जा रही है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू अपग्रेड द फेरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अंडरटेक एक्टिविटीज इनकम्पासिंग द फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलपमेंट है उसके लिए, जो टर्मिनल डेवलपमेंट है उसके लिए, नेविगेशन जो नाइट में जो रात में नेविगेशन है उसके लिए, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने की बात की गई है। एंड इसके अगर कैटेगरीज की बात करें तो इसके 2 कैटेगरीज होंगी। फर्स्ट विल बी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ द IWT इन आसाम। दूसरा दैट वुड बी इम्प्रूविंग द फेरी सर्विसेज विच इंक्लूड landslide terminal infrastructure to the last mile connectivity, right।
और जो फ्लीट मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, दैट एड्स नेविगेशन टू द इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, जिन लोगों को अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी जाएगी उनको प्रमोट भी किया जाएगा। नाउ वे फॉरवर्ड, अगर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इट इज़ मोर सस्टेनेबल एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट प्रोवाइड लो कार्बन एंड लो कॉस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये इनमें अगर जो टिकट्स होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत आप आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हो। सो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनिंग रेजिलियंस रोड्स ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें उसके आसपास जो स्ट्रेचेस ऑफ ब्रह्मपुत्र है उस पर ध्यान रखी जाएगी। और आसाम हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेविगेबल वाटर लैंड इज इन इंडिया, ठीक है। जो जिस तरह से जो वाटरवेज की बात करें पूरे भारत में तो सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क आसाम का है, राइट। एंड दिस विल हेल्प आसाम टू इम्प्रूव द पैसेंजर ferry infrastructure and its services, and it will also have a significant role in the country economy। और जो fuel efficiency की बात करें तो it will contribute in lower operating cost and reduce the environmental impact। तो इस तरह के सर्विसेज को प्रमोट करना चाहिए, जो भी एरियाज कोस्टल एरियाज हैं उनमें और ज़्यादा ये बढ़े, ताकि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनलैंड वाटर का यूज़ कर पाएँ, राइट। ना आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, उन सबको मैं यहाँ इंक्लूड किया हूँ। तो एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। ईबी कैश, जिसको EBCAS भी कहते हैं, ये प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो इसमें क्या किया गया है, सरकार ने बायोमेट्रिक इनेबल सेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बनाया है जिसको CACS भी कहते हैं, ठीक है। और इसको एंड BESS प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल है बेसिकली, दैट वाज लॉन्च रिसेंटली। सो this will enable the security and ease of doing business at airports, जितने भी airports हैं पूरे इंडिया में उसके लिए। and the project aims at digitizing the existence mechanism at airport and reduce the human intervention systematically, ठीक है। until now the employees were laminated paper at aerodrome entry, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके डिजिटलाइज तरीके से लोगों को स्किल्ड किया जा रहा है, इस मॉडल को यूज़ किया जाएगा ताकि कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो सके, राइट। अब जो EBCS है वो जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखो द ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया इज टू मेक ऑल द एक्टिविटीज इन द BCS ट्रांसपेरेंट यूजर फ्रेंडली, एक एफिशिएंट बनाने की जा रही है कोशिश, जहाँ पे इट विल प्रोवाइड एन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद ऑल स्टेक होल्डर। इससे पहले प्रायर टू द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट जो पूरा जो सिस्टम था, जो ट्रेनिंग फॉर्म की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें, नॉमिनेशन की बात करें, जो कोर्स है, सो दैट वुड बी डिक्लेयर्ड इन एश्योरेंस विद अ सर्टिफिकेट एंड दिस वुड बी डन मैनुअली। और जो E-बेसिक्स प्रोजेक्ट्स है दैट वुड इंक्लूड ट्रेनिंग मॉड्यूल, कुछ लोगों को इसमें ट्रेन भी किया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल देखी जाएगी, और जो ऑपरेशनल मॉड्यूल है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होगी, राइट। Now green development, this was again in the news, what is related in the green development। So पहली बार ऐसा हुआ है जब अंडर द गाइडेंस ऑफ IDA, जिसको आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी भी कहते हैं, उनके साथ इनिशिएटिव ली गई है जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द डिफरेंट आइसलैंड विल बी टेकन। और डेवलपमेंट प्लान जो है वो फोकस करेगी जॉब क्रिएशन की तरफ, जो भी आइसलैंडर जो उधर रहने वाले लोग हैं उनको कैसे टूरिज्म में प्रमोशन मिले, और जो एक्सपोर्ट ऑफ सी फूड्स है, जो वहाँ के सी फूड्स है, चाहे कोकोनट बेस्ड प्लांट्स हैं, उन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। जो 4 आइसलैंड ऑफ बेसिकली अंडमान एंड निकोबार और 5 आइलैंड लक्षद्वीप के हैं, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है इस प्रोग्राम में, राइट। और एक तरह से मॉडल टूरिज्म बनाने की बात की गई है इस प्रोजेक्ट के, जहाँ पे लैंड बेस्ड या वाटर विलास बनाए जाएंगे, दैट विल बी प्लान्ड, और बिडिंग की जाएगी विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो ये किस तरह का मोड होगा, ये PPP मोड से डेवलप किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। और अगर बात करें जो बेटर कम्युनिकेशन सर्विसेज है, दैट वुड फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, जिसको MSME सेक्टर्स भी कहते हैं, उनको एक तरह से इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रमोशन की जाएगी कि आप आके खर्च करें यहाँ पे। और लक्षद्वीप जैसे अगर बात करूँ, लक्षद्वीप एंड अंडमान, दे हैव अ ह्यूज कैपेसिटी टू कैटर द टूरिज्म, वहाँ पे टूरिज्म की काफ़ी स्कोप है। इस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, राइट। नाउ सक्षम, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि काफ़ी टाइम रहा है न्यूज़ में। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इस पर सवाल बन सकते हैं, राइट। तो सक्षम है क्या, एक पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन है, जहाँ पे जो लॉन्च की गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ये मिनिस्ट्री, अब याद रखना, कई बार मिनिस्ट्री चेंज करके भी स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जो PCR है, जो पेट्रोलियम
रेगुलेटरी अथॉरिटी है बेसिकली, दैट इज क्रिएटेड द अवेयरनेस, ठीक है, उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया है अबाउट फ्यूल कंजर्वेशन, किस तरह से फ्यूल को कंजर्व करते हैं। और कॉमिक बुक बनाई गई है विद एनसीईआरटी, जिसका थीम जो रखा गया है दैट इज फ्यूल कंजर्वेशन। तो जो नए यंग जनरेशन के लोग हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको ई पाठशाला के थ्रू जो एनसीईआरटी की वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू अवेयरनेस की जाएगी। जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन है, जिसको पीसीआरए भी कहते हैं, इज एन एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून का है, ठीक है। इट्स हाई, इनकी जो कोशिश होती है डेवलप करते हैं हाई एनर्जी एफिशिएंट पीएनजी बर्नर और गैस स्टोव द हाउस होल्ड, राइट। और जो पीसीआरए है दैट हैज डेवलप्ड अ अट्रैक्टिव मैसेंजर फॉर रिसेंटली डेवलप्ड एन एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री, जिसका जो टाइटल था दैट इज पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज अवेलेबल ऑन द पीसीआरए वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे भी है। तो इसको जो क्लिपिंग है आप 2 मिनट देखोगे तो विल गेट द आइडिया कि पूरा प्रोग्राम क्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 107 इंडिया साइंस कांग्रेस, 107वां इंडिया साइंस कांग्रेस था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो बैंगलोर में ये हुई थी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलुरु कर्नाटका में ये चीज़ की गई। जो फोकस थी इस बार की दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। एंड इंडिया एज अ लार्जेस्ट एनुअल गैदर ऑफ द साइंटिफिक लुमिनरीज, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कुछ नोबल लॉरिएट अक्रॉस द वर्ल्ड they have also participated in this event, and for the first time जो रूरल डेवलपमेंट थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके तरफ जोर दी गई है। बात करें विज्ञान संचारक सम्मेलन, एक इनिशिएटिव है जहाँ पे जो साइंस कम्युनिकेटर्स प्रोफेशनल ग्रोथ उसको भी प्रमोट किया गया है इस बार के 107 साइंस कांग्रेस में, ठीक है, इंटरनेशनल इंडिया साइंस कांग्रेस में। तो ये सारे पॉइंट इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट करते चलना साथ के साथ। नाउ इंडिया इन ओवरसीज, भारत की जो कुछ बाहर के साथ इंगेजमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट इंगेजमेंट है, वो मैं आपको एक एक साथ बताता चलूँगा। अगर बात करें मंगोलिया के साथ, ठीक है, तो मंगोलिया के साथ जो कॉपरेशन हुई है दैट इज ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस फॉर द पीस एंड द सिविलियन पर्पसेस, इंडिया की मैं बता रहा हूँ। बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन में एग्रीमेंट ऑन द कॉपरेशन ऑफ द पोलर साइंस बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस एंड इंडिया हैज, जो दोनों कंट्री ने एक सिग्नेटरी अंटार्कटिका ट्रीटी एंड प्रोटोकॉल फॉर द अंटार्कटिका ट्रीटी ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को साइन किया है। उसके अलावा 8 आर्टिकल स्टेट जो मेंबर कंट्रीज है, जो आर्टिक काउंसिल है, वेयर इंडिया हैज गिवन द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर स्टेटस फाइन इन द आर्टिक काउंसिल। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ पे इनेबलिंग द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द इंडियन रेलवेज के साथ एग्रीमेंट की गई है। कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के साथ मिटिगेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है हमारी। बांग्लादेश के साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पे, फिनलैंड के साथ कॉपरेशन इन द पेट्रोलियम बेसिकली प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। बात करें नॉर्वे की, तो यहाँ पे अगेन डायलॉग एंड द ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिस्कशन वेयर हेल्ड ऑन द वेरियस एरियाज ऑफ द म्यूचुअल कंसेप्ट लाइक ब्लू इकोनॉमी, शिपिंग एंड मैरीटाइम, ICW, रिन्यूएबल एनर्जी, फिशरीज एंड MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इन सारे देशों के साथ ये सारी एग्रीमेंट्स है जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था। नाउ कुछ मिसलेनियस न्यूज़ है, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो डेफ एक्सपो 2020 मोबाइल ऐप, ठीक है, जो डिफेंस एक्सपो होने वाली है लखनऊ में, ठीक है, सो दिस वुड बी देयर। सो डिफेंस एक्सपो वाज लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री, और जो थीम है इस बार की डिफेंस एक्सपो से इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, और द मेन फोकस इज टू इन्फॉर्म, जो ऐप की जो मेन फोकस है इंगेज एंड फीडबैक। तो मैंने एक ये ऐप का इंटरफेस लिया है, इस तरह का ऐप की इंटरफेस है, ये आप देख सकते हो। फरवरी 9 to 2020 लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये एक्सपो हो रही है। आप में से जो लोग लखनऊ या उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में रहते हैं वो भी जाके देख सकते हैं इसको। तो इट प्रोवाइड अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट डे टू डे इवेंट, जो पार्टिसिपेटिव जो डिफेंस की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, किस किस देशों के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, तो ऐप में सारी डिटेल दी गई है। और जो ऐप डेवलप की गई है बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। सो ऐप इज़ अवेलेबल बोथ इन द एप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर में, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और जैसा डेट जो है मैंने आपको बता दिया 5 फरवरी से 8 फरवरी तक है, सॉरी 5 से 9 फरवरी तक है, राइट। दिस इज 9th of February. Now moving ahead,
सेंट्रल इक्विप्ड आइडेंटिटी रजिस्टर, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे IMEI नंबर जो है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, IMEI बेस्ड जो रजिस्ट्रेशन है और ऑथेंटिकेशन है उसके बारे में। तो ये जो बेसिकली पूरी कोशिश है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिजिटल इंडिया का तरह का इनिशिएटिव है जहाँ पे डिस्करेज किया जाएगा मोबाइल थिफ्ट, जो भी मोबाइल चोरी होती है उस चीज़ को ट्रैक करने की बहुत हद तक हमें उसमें मदद मिलेगी। और जो करेल काउंटर फील्ड मोबाइल फ़ोन मार्केट, जिस तरह से एक मोबाइल ग्रे मार्केट चल रहा है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मेंटेनिंग द रजिस्ट्री ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी फैसिलिटिंग डेटाबेस ऑफ द वैलिड इक्विपमेंट्स, और एक तरह से ये प्रोटेक्ट करेगा जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर के, जो इंटरेस्ट है उसको। और एक मैकेनिज्म होगी टू रिपोर्ट द लॉस एंड थेफ्ट मोबाइल इक्विपमेंट, अगर किसी की मोबाइल चोरी हो जाती है तो ईजिली उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक किया जाएगा। जो फैसिलिटेट करते हैं IMEI बेस्ड लॉफुल जो इंटरसेप्शंस है उसको, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ बात करें GSAT-30, सो दिस वाज अगेन अ मेजर अचीवमेंट इन द इंडिया स्पेस सेक्टर। तो इंडिया के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है G30, दैट वाज बीइंग सक्सेसफुली लॉन्च्ड। जो स्पेस पॉट है फ्रेंच गुइना में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊँ, एक फ्लेक्सिबल फ्रीक्वेंसी सेगमेंट इन द कवरेज है, राइट। उसके अलावा जो सैटेलाइट है दैट विल प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया मेनलैंड, आइसलैंड में जैसे KU बैंड यूज़ की गई है गल्फ कंट्रीज़ के लिए, एंड अ नंबर ऑफ एशियन कंट्री एंड ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज थ्रू C बैंड। तो ये दोनों बैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ GSAT जो G30 दैट विल प्रोवाइड DTH टेलीविजन सर्विसेज की कनेक्टिविटी के लिए हेल्पफुल होगा, ATM के लिए, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, जो टेलीविजन लिंकेजेस है या फिर डिजिटल सैटेलाइट गैदरिंग है या गवर्नेंस की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें GSAT के कम्युनिकेशंस को यूज़ किया जाएगा। और जो सैटेलाइट है दिस विल ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द बल्क डेटा ट्रांसफर एंड इट विल होस्ट जो इमर्जिंग कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस हैं उनको काटर करेगा, दिस GSAT-30, ठीक है। Now, ZMOCH tunnel. This is again a great achievement in terms of infrastructure development. So JMOCH tunnel जो है that was a tunnel that being developed with the all-weather connectivity between Srinagar and Kargil in Ladakh region. So tunnel एक तरह से Z formation है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोनमर्ग और जो गंगाजीर है उसके गगनजीर बेसिकली उन एरिया को कनेक्ट करेगा। एंड दिस इज 6.5 लॉन्ग टनल है, 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये टनल का इमेज मैंने दिया, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन बनाया गया है इसको। एंड द टनल वुड अवॉइड द रीजनल और स्नोफॉल के जो अवलांचेस के जो केसेस होते हैं, जिस वजह से श्रीनगर या लद्दाख की जो कारगिल की जो रीजन थी वहाँ पे पूरा शटडाउन हो जाता था, वहाँ पे लोग गाड़ी नहीं चला पाते थे, काफ़ी दिनों तक के लिए शटडाउन बंद रहती थी रोडवेज। तो कनेक्टिविटी की जो इश्यूज थी उसके तरफ एक कदम लिया गया है जहाँ पे लोग आराम से हैजल फ्री ट्रैवल कर पाएंगे। एंड द टनल विल ऑल्सो बेनिफिट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन अपार्ट फ्रॉम बूस्टिंग द टूरिज्म इन द सोनमर्ग एरिया। जो कश्मीर का जो सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, पटनी टॉप है, इस तरह के जो इलाके हैं उनमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा होगा, टूरिज्म को बढ़ोतरी मिलेगी। नाउ एक कुछ वन लाइनर न्यूज़ एंड में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट ने एक एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूव किया है जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर और जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसके साथ कोऑपरेशन की गई है हेल्थ सेक्टर में लेकर के, राइट। तो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। और यूनियन कैबिनेट ने अभी कन्फर किया है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जो जामनगर में है। तो ये भी कई गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो सरदार पटेल नेशनल यूनिवर्सिटी अवार्ड है दैट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी टू द इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको कॉन्फर की गई है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो नेशनल सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अवार्ड है, फाइन यूनिटी अवार्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस बार के PIB के कंपाइलेशन में फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंड यू कैन लाइक आवर चैनल यूट्यूब, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। Aptiplus में भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप इस चीज़ों को देख सकते हैं अपडेट्स, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस। इफ़ यू हैव एनी अदर कंसर्न प्लीज़ लेट अस नो, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। कोई भी सजेशंस है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फरवरी महीने के कंपाइलेशंस के साथ। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।